अच्छा, इसके बाद ये देखो 8-year-old male है presents with watering itching in his eyes for last 3 days on examination. There is diffuse conjunctival congestion, upper tarsal source, large papillary जो cobblestone है, और इसके बाद white dots in the center. It is VKC. वर्नल करेक्टर कंजक्टिवाइटिस, पिंकटार भी रख सकते हैं इसको, वो भी बिल्कुल ठीक आंसर है। उसके बाद उसने पूछा कॉर्निया पे क्या चेंजेस होंगी। कॉर्निया पे क्या होगा, पहले पहले तो क्या छोटे छोटे डॉट लाइक इरोजन्स होंगे, फिर प्लैक्स बनेंगे। प्लैक्स जो होते हैं ना, म्यूकस के सारे आ जाएंगे पार्टिकल्स। उसके बाद ड्राइनेस होगी, शील्ड अल्सर, शील्ड अल्सर्स बनेंगे, और उसके बाद स्कार्स शुरू हो जाएंगे बनना। ये सब कुछ खारिश करने की वजह से हो रहा है। लेटर ऑन वैस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिससे वजह से उसकी ओपेसिटी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, और केटोकोनस हो जाएगा। केटोकोनस जब आप रिपीटेडली इचिंग करते हो तो कोलेजिनेसिस जो होते हैं उसकी स्टोमल लेयर जो है उसको डिसॉल्व कर लेते हैं, जिससे एपिकल प्रोट्रूजन हो जाती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में केराटोकोनस हो जाएगा। 3 साल से उसको इचिंग हो रही है, तो लॉन्ग टर्म में केराटोकोनस डेवलप हो जाएगा। अब एपिथेलियल एरोशंस, प्लैक्स, शील्ड अल्सर्स, स्कैरिंग, ओपेसिटी, वैस्कुलराइजेशन, लॉन्ग टर्म इचिंग विल कॉज केराटोकोनस। आगे देखो, a 30-year-old IF female presents with watering epiphora in right eye. On examination, there is ciliary congestion. Fluorescent stains show irregular line of staining having a tree branching pattern. Tree branching pattern. What is the most probable diagnosis? What is the most probable diagnosis? Wait a second, I need to pause it. उसने कहा है tree branching pattern. Tree branching pattern. Green color फ्लोरेसेंस से आई एम यूजिंग इट, और इस तरह से पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, इट्स अ ट्री ब्रांचिंग पैटर्न। द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या हो गया, वायरल केराटाइटिस और etiological agent HSV, herpes simplex virus. Enumerate the complication and the treatment options. ये देखो, ये HSV और हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशंस है, वेरी गुड, लॉस ऑफ कॉर्नियल सेंसिटिविटी। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस को ना ऐसे बनाना है, आईलिड में ब्लेफराइटिस, कंजक्टाइवा में एक्यूट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस, क्योंकि वायरल इन ओरिजिन है ना, तो बहुत जल्दी कंजक्टाइवा पे लिड्स पे स्प्रेड करेगा। फिर आपके जो कॉर्निया पे सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जानी है कॉर्निया के ऊपर, और इसके बाद जब भी कॉर्नियल अल्सर होता है तो वो क्या करता है, परमानेंट ओपेसिटी स्कैरिंग छोड़ जाता है, जो कि नजर आ रही होती है। अब इसको ट्रीट कैसे करना है हमने, what is the treatment option to manage such a case? वायरल केराटाइटिस को मैनेज कैसे करते हैं, हमारे पास थी एक इन्फेक्शन कंट्रोल था, ठीक है, और एक पेन कंट्रोल था। प्लीज यूज हेडिंग्स जो हमने बनाई थी, किसी भी कॉर्नियल अल्सर में वी मेड हेडिंग्स, उन्हीं को फॉलो करना है। ठीक है, हमारे पास एक इन्फेक्शन कंट्रोल था, एक हमारे पास पेन रिलीफ था। ये कोल्ड कंप्रेसर इस टाइप की बातें नहीं लिखनी इसमें। दे वायरस में कोल्ड कंप्रेसर क्यों दे रहे हो, कोल्ड कंप्रेसर लगाओगे वो कहीं और लगेगा, इवेंचुअली वायरस विल स्प्रेड। तो हमारे पास 2 हेडिंग्स बनती थी इसमें। ठीक है, ट्रीटमेंट इज, एक तो इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन सिंस आई नो द etiological agent is a virus, so what will I do, I will give an antiviral। ठीक है, एसाइक्लोवीर देनी है। उसके बाद सुपर एडेड इन्फेक्शन के लिए एक एंटीबायोटिक ड्रॉप भी देनी है। उसके बाद पेन रिलीफ के लिए वी हैड साइक्लोपिजिक्स, राइट, पेन रिलीफ के लिए साइक्लोपिजिक्स देने। तो एक्यूरेट ट्रीटमेंट में क्या लिखना है, टॉपिकल एंटीवायरल ड्रग्स, यू कैन गिव ड्रॉप्स ऑफ एसाइक्लोवीर। उसके बाद ठीक है, एसाइक्लोवीर डिब्राइबमेंट कर सकते हैं, साइक्लोपिजिक देने हैं 1%, और मॉक्सीगैन या मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन ड्रॉप्स देने हैं सुपर एडेड।
एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए, और ओरल एंटीवायरल थेरेपी भी दे सकते हो। एसाइक्लोवीर ओरल भी दे सकते हो इफ द पर्सन इज इम्यून डेफिशिएंट। एक ड्रॉप का नाम लिख दो कि काफी है। एसाइक्लोवीर लिख दो, एक मॉक्सीफ्लॉक्सासिन लिख दो। उसके बाद वीकेसी में वी डिड नॉट डिस्कस द ट्रीटमेंट। व्हाट्स द ट्रीटमेंट ऑफ वीकेसी? क्या ट्रीटमेंट देते हैं वीकेसी वाले पेशेंट को? एलर्जी है ना, वीकेसी इज एलर्जी। तो एलर्जी वाले पेशेंट को हम क्या खिलाते हैं? हम उसको कहते हैं कि पहले आप आइडेंटिफाई करो आपको स्प्रिंग से हो रही है, कौन से वाले सीजन में हो रही है, ठीक है। उसके बाद अवॉइड द एक्सपोजर, ठीक है, यहाँ पे लिखना है अवॉइड द एक्सपोजर। फिर मैस्ट सेल स्टेबलाइजर्स लिखने हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, एंटीहिस्टामिन देनी है, एपिस्टीन वाले ड्रॉप्स देते हैं हम। देन गो टुवर्ड्स एनसेड, इसमें देना है एंटी histamine, first mast cell stabilizers, antihistamine, ठीक है। NSAID ड्रॉप्स दे सकते हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड्स भी देने हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आपको जाइंट पेपिले नजर आ जाते हैं ऑन एग्जामिनेशन तो आप ओरल स्टेरॉइड स्टार्ट कर दोगे। प्लीज राइट दिस कि टॉपिकल थेरेपी में हमने अवॉइड एक्सपोजर करा देना है, कोल्ड कंप्रेसर देने हैं, मैस्ट सेल स्टेबलाइजर देने, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट मेंशन करना है ये। एंटीहिस्टामिन में इमेडिस्टीन और एपिनेस्टीन ड्रॉप्स, ठीक है। देन वी हैव एनसेड्स और स्टेरॉइड, टॉपिकल स्टेरॉइड। जैसे टॉपिकल स्टेरॉइड में वीकेस्ट स्टेरॉइड देते हैं, FML देते हैं, फ्लोरोमेथेनोल। ये लिखना है सब जो मैं कह रही हूँ। FML देते हैं एलर्जी में, जो वीकेस्ट स्टेरॉइड है। फ्लोरोमेथिलोन देना है। उसके बाद इफ यू सी जाइंट पेपिले तो आप क्या करोगे, उसको ओरल स्टेरॉइड भी दोगे। प्लीज मेंशन दिस। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 60 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव मेल पेशेंट आ गया, ठीक है जी। 60 ईयर ओल्ड एक तो हिस्ट्री में हाइपरटेंसिव मेल पेशेंट आ गया, प्रेजेंट्स विद सडन ऑनसेट ऑफ ब्लरिंग ऑफ विजन इन हिज लेफ्ट आई, हिज विजुअल acuity is 6/36 in that eye. On examination there are multiple hemorrhages with cotton wool spots in superior half of the retina. सिर्फ half of the retina में उसके tomato splash appearance है। Macular thickening in the affected area is also noted. इसका diagnosis कैसे लिखोगे? सावश, ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन। अच्छा, अब ये वेन ऑक्लूजन क्यों है और आर्टरी ऑक्लूजन क्यों नहीं? क्योंकि आर्टरी ऑक्लूजन में तो चेरी रेड स्पॉट होता है, इसमें तो हेमरेजेस मिले हैं, तो इसका मतलब है वेन ऑक्लूड हो गई है। अच्छा, इसको लिखना है ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन ड्यू टू अंडरलाइन, ड्यू टू सिस्टेमिक डिजीज और अंडरलाइन हाइपरटेंशन। प्लीज ऐसे करके लिखना है इसको। अच्छा, आगे उसने लिखा हुआ है व्हाट ऑकुलर इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ आई की पूछी है। इसमें अगर आप हाइपरटेंसिव CBC करा रहे, ESR ब्लड शुगर लेवल सब यूजलेस है। उसने कह दिया से मुझे ऑकुलर इन्वेस्टिगेशन बता दो। एंड हाउ विल यू ट्रीट द पेशेंट? ऑकुलर इन्वेस्टिगेशन, फंडोस्कोपी उसने कर ली तभी इसको पता चला है कि ब्रांच आई है, तो उसकी ऑकुलर इन्वेस्टिगेशन हो गई FFA, जो ये आपने देखी है ना टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस, वो फंडोस्कोपी पे देखने के बाद डायग्नोसिस बनाया। तो जो बच्चे दोबारा फंडोस्कोपी लिख रहे हैं वो ये नहीं पूछ रहा, वो आपसे इन्वेस्टिगेशन पूछ रहा है। FFA में आपने देखना है कि गुड कैपिलरी परफ्यूजन है और पुअर, गुड और पुअर कैपिलरी परफ्यूजन। उसके बाद OCT कराओगे आप, उसमें डेमोन्स्ट्रेट करेगा सिविरिटी ऑफ द मैक्यूलर एडीमा इन रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट। ये देखा हाफ ऑफ में, हाफ में ये आपको टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस नजर आ रही है। इसका ट्रीटमेंट करो, एक्सप्लेन, क्या ट्रीटमेंट देते हैं वेन ऑक्लूजन में? व्हाट डू यू गिव टू द पेशेंट हु हैज वेन ऑक्लूजन? शाबाश। द हाइपरटेंशन कंट्रोल, एंटी VEGF, वेरी गुड।
और क्या करेंगे? इसमें पहले तो सिस्टेमिक फैक्टर को कंट्रोल करो, हाइपरटेंशन को, हाइपरटेंशन कंट्रोल करवा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की रिजीम बना के देनी है इसको। उसके बाद एंटी VEGF देने। VEGF देने का पर्पज है, हम नहीं चाहते कि एडीमा हो और ब्लड वेसल्स और बने जो कि लीकी हो। उसके बाद थर्ड लाइन में हम क्या करेंगे, या तो हम एंटी VEGF देंगे, या तो फिर हम क्या करना शुरू कर देंगे, लेजर फोटोकोagulation जला देंगे, जो कि वेसल्स लीक कर रही हैं। उसके बाद एक और ट्रीटमेंट हमारे पास है, यहाँ पे ऑल्सो लिखा हुआ है मैक्यूलर थिकनिंग है इन द रीजन। इसका मतलब है कि इसको आपको स्टेरॉइड्स भी देनी पड़ेंगी, ट्रामाइसिलोन एसिटोनाइड, ठीक है। इंट्राविट्रियल, ये IV का मतलब इंट्रावेनस नहीं, इंट्राविट्रियल है, मैं लिख देती हूँ आगे, इंट्राविट्रियल स्टेरॉइड्स भी देनी है। ये हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है। पहले तो आप कहोगे कि इनको काउंसिल करेंगे और इनको मेडिसिन के लिए रेफर करेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव रिजीम बना ले। उसके बाद हम कहेंगे कि इसको इंट्राविट्रियल VEGF देनी है मैक्यूलर एडीमा के लिए और न्यूवास्कुलेशन ना हो, ताकि अभी तो सिर्फ इसका वेन ओक्लूड हुई है, बाद में क्या हो जाएगा, ट्यूबरस आयरिडिसिस हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहां पे एडीमा पड़ा हुआ है, इसीलिए मैक्यूलर थिकनिंग पे स्टेरॉइड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है वहां पे एडीमा पड़ा हुआ है। और हमने एंटी VEGF इसलिए दिए सेकेंडरी ग्लाइकोमा को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर हम लेजर फोटोकोagulation कर दें, उनको जला दें वेसल्स को जो लीकी है। और मैंने स्टेरॉइड इसलिए लिखा है इंट्राविट्रियल स्टेरॉइड्स बिकॉज आई थिंक देयर इज मैक्यूलर एडीमा। मैक्यूलर एडीमा मुझे कंफर्म OCT पे होगा, आई विल वेट फॉर OCT रिपोर्ट, ठीक हो गया, इसीलिए वहां पे हमने कराई थी OCT। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, a 3-year-old patient presents with enlarged eyeball. A 3-year-old patient presents with enlarged eyeball with leukocoria. Leukocoria is white pupillary reflex on the right side, सिर्फ एक साइड का है। His elder brother had the similar condition and he died during the treatment a year ago. What is the diagnosis and pathogenesis of this? Yes, it's RB, retinoblastoma. ल्यूकोकोरिया भी है और साथ साथ वो प्रोप्टोसिस के साथ प्रेजेंट कर रहा है। एनलार्ज्ड आई बॉल मींस प्रोप्टोसिस के साथ प्रेजेंट कर रहा है, बाहर निकल आई है अब वो। और उसका भाई की डेथ हो चुकी है। इनकी फैमिली में क्या इनहेरिटेंस पैटर्न था रेटिनोब्लास्टोमा का, जो मैंने कहा था मोस्ट कॉमन लिखना है। इनहेरिटेंस पैटर्न बताओ, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अब उसने कहा है पैथोजेनेसिस बता दो, अदर प्रेजेंटेशन बता दो। अदर प्रेजेंटेशन का मतलब है क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं इन लोगों के, and investigations required with the characteristic finding। दो रेटिना के क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें, ये देखो, ठीक है, बाहर आई निकली हुई है और वाइट रिफ्लेक्स है, रेटिनोब्लास्टोमा। पैथोजेनेसिस, इसका पैथोजेनेसिस है कि जो RB जीन होते हैं ना, वो रेगुलेट करते हैं G1 to S फेज ऑफ साइकिल में, ठीक है। G1 to S फेज, यहाँ पे RB जीन आपका होता है। G1 क्या होता है, ग्रोथ फेज, S फेज और DNA फेज होता है। अब क्या हो गया, RB जीन की म्यूटेशन हो गई तो क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ओवर हो जाएगा और अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ हो जाएगी। और जब तक दोनों जीन्स RB की म्यूटेशन नहीं हुई होगी, तब तक कैंसर कैन नॉट हैपन। पैथोजेनेसिस ये है कि RB जीन जो है आपका रेगुलेट करता है सेल साइकिल में G1 to S में जाने में। G1 क्या होता है, ग्रोथ फेज होता है, S जो होता है DNA सिंथेसिस फेज होता है, ठीक है। जब RB की म्यूटेशन हो जाएगी, वो काम नहीं करेगा, नहीं रोकेगा, तो ओवर सेल अनकंट्रोल सेल प्रोलिफरेशन और ग्रोथ हो जाएगी। और दोनों कॉपीज आपकी RB जीन की जब म्यूटेशन होगी, तब ट्यूमर फॉर्मेशन होगी। एक खराब हो जाए तो काम चलता रहता है। पैथोजेनेसिस में कुछ समझ नहीं आया तो बताओ।
ठीक हो गया। आरबीजी ने आपका G1 to S फेज में कंट्रोलर लगा हुआ है, अब वो कंट्रोलर हट गया तो ओवर प्रोलिफरेशन हो जाएगी। अच्छा, इसकी बाकी प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं? इन बेबीज में देयर इज स्क्विंट एज वेल। ठीक हो गया, एक तो इनमें स्क्विंट होता है। ऑल्सो ग्लाकोमा हो सकता है, सूडो हाइपोपियन के साथ प्रेजेंट करते हैं। सूडो हाइपोपियन क्यों होता है? क्योंकि ट्यूमर सेल जाके इंटीरियर चैम्बर में आए होते हैं। ठीक हो गया, स्क्विंट के साथ प्रेजेंट करते हैं, डिक्रीज विजुअल एक्यूटी होती है, ग्लाकोमा भी साथ हो रहा होता है, सूडो हाइपोपियन होता है, रेड आई होती है। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स लिख लें। आगे आ जाओ। एक सेकेंड। अनिका, जो नियास्टिग्मस है ना, वो ल्यूकोकोरिया का कंजेनिटल कैटरेक्ट में होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके रेटिनोब्लास्टोमा में नियास्टिग्मस हो, सो प्लीज डोंट डेविएट। नियास्टिग्मस अगर आप देखते हो ना, तो उसका मतलब है कंजेनिटल कैटरेक्ट है, इसमें रेटिनोब्लास्टोमा में मैंने तो नहीं पढ़ा। उसके बाद उसने लिखा हुआ इन्वेस्टिगेशन दिखा बता दो और कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग। इसका आंसर बताओ, इन्वेस्टिगेशंस क्या करानी है? बड़ी टिपिकल इन्वेस्टिगेशन है इसकी। सबसे पहले ना तो आप बी स्कैन करा लेते हो। बी स्कैन कराओगे, राइट आई में है ना उसका, बी स्कैन कराओगे राइट आई का। ठीक हो गया, बी स्कैन कराओगे, उसमें कैल्सिफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद सीटी स्कैन ब्रेन एंड ऑर्बिट, उसमें भी कैल्सिफिकेशन आ जाएगी, साफ पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसने लिखा हुआ कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इन रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगी? कैल्सिफिकेशन। डायग्नोसिस बी स्कैन और सीटी से कंफर्म हो जाएगा, तो फिर हम एमआरआई क्यों कराते हैं? जब इनसे बी और सीटी से हमें कंफर्म हो जाता है तो हम क्या कर एमआरआई ब्रेन क्यों कराएंगे? एमआरआई ब्रेन करने के लिए कि किस हद तक चला गया वो, एक्सटेंशन देखते हैं, एक्सटेंशन। एमआरआई ब्रेन पे हम एक्सटेंशन देखते हैं कि किस लिमिट तक है, कितना हमने एक्सरसाइज करना है, एक्सटेंशन ऑफ द ट्यूमर देख रहे हैं, किस हद तक फैला हुआ है। ठीक हो गया, एक्सटेंशन देख रहे होते हैं, एक्स्ट्रा ऑकुलर एक्सटेंशन देखने के लिए कराते हैं। आगे क्वेश्चन है, a 40-year-old female presents with painful proptosis of the right eye. Her visual acuity is 6/60. There is lateral dystopia with conjunctival chemosis, restriction of the gaze in all directions. She has a history of chronic rhinitis for many years, fever for last 2 days. Give the most likely diagnosis with the etiology in this patient. "40-year-old female आई है। अच्छा, अब पेनफुल प्रोप्टोसिस आ गया, इसमें विजुअल एक्यूटी डिक्रीज हो गई, एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गए। मेरे पास 3 चीजें आ गई, अगर एक भी आ जाती है तो मैं प्रीसेप्टल से आगे ऑर्बिटल रिमूव कर जाती हूँ। ये ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है। ठीक है, एक तो इसमें प्रोप्टोसिस है, एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट खराब है, तीसरा उसकी विजुअल एक्यूटी भी डिक्रीज हो गई है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज क्या है इसकी? कॉज क्या है इसकी? हाँ, शाबाश, ऐसे लिखना है। Simple sinusitis is the most common cause. What investigation would you like to perform? ये देखो, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, और इसकी मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है? बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस। बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस is the most common cause. Investigations क्या कराते हैं? शाबाश, CBC, ESR, what else? कल्चर एंड सेंसिटिविटी करा लो उसकी कंजक्टिवल सिक्रीशंस की। एक CBC किस हद तक सेप्टिसीमिया है, ESR इंफ्लेमेशन देखने के लिए। ठीक हो गया, उसके बाद स्वैब्स हम करवाते हैं।
कल्चर फॉर एंटीबायोटिक, सेंसिटिविटी कौन सा वाला बैक्टीरिया लगा हुआ है, अल्ट्रासाउंड करा लो ऑर्बिट का, ऑर्बिट के अल्ट्रासाउंड को क्या कहते हो, पी स्कैन। ठीक हो गया। हमने एक्सरे, पैरानेजल साइनस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई वांट टू सी कि कहाँ है, कौन से वाला उसका साइनस इन्फेक्टेड है। उसके बाद सीटी स्कैन और एमआरआई। सीटी स्कैन क्यों कराना है इसमें, सीटी स्कैन ब्रेन एंड ऑर्बिट, कैन समबडी टेल मी सीटी स्कैन क्यों करा रही हूँ मैं। मेरा डायग्नोसिस ना एक्सरे पीएनएस हिस्ट्री पे बन गया है, मुझे सीटी स्कैन ब्रेन कराने की क्या जरूरत है। नहीं, सीटी स्कैन नहीं, एक्सटेंट ऑफ डिजीज नहीं, ब्रेन में थोड़ी चली गई है उसकी, तो ब्रेन में चली गई है तो फिर तो वो स्क्वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस हो गया। सीटी स्कैन ब्रेन क्यों करा रही हूँ मैं, क्या रैशनल है। वो सब तो मैंने इन्फेक्शन रूल आउट करवाई, अल्ट्रासाउंड ऑर्बिट कराया, उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा पेरानेजल साइनस करवाया क्योंकि इन्फेक्शन साइनसिस की थी। नहीं नहीं, मेनिंजाइटिस के लिए भी नहीं। सीटी स्कैन ब्रेन मैंने इसलिए कराया टू रूल आउट एनी ट्यूमर, बिकॉज मुझे लगे कि शायद मैं गलत डायग्नोसिस बना रही क्योंकि प्रोसेस हो रहा है टू रूल आउट ट्यूमर। ये लिखो इधर, रूल आउट एनी ट्यूमर, क्योंकि प्रोसेस की 1000 कॉजेस थी ना ट्यूमर, तो आई एम रूलिंग आउट ट्यूमर। आई जस्ट वांट टू रूल आउट के आई डोंट वांट टू मिस ट्यूमर, क्योंकि एक बच्ची को हमने ट्रीट कर दिया था ऑर्बिटल सेलुलाइटिस की लाइंस पे और उसका फिर भी ठीक नहीं हुआ था, तो इसका मतलब अंदर ट्यूमर था। अब मैनेजमेंट क्या होगी इसकी, ये लोग जब आते हैं, अच्छा व्हाट कॉम्प्लिकेशंस कैन अकर ड्यू टू दिस कंडीशन, what complications can occur due to this condition। ऐसे नहीं लिखना ब्लाइंडनेस डेथ, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस एंटीबायोटिक से ट्रीट हो जाएगी, इतनी मतलब आसान सी डिजीज है, द पर्सन कैन जस्ट गेट ट्रीटमेंट। इसमें बनानी है ऑकुलर कॉम्प्लिकेशंस, उसमें एक्सपोजर केरेटोपैथी क्योंकि आई प्रोक्टोस आउट है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, आईओपी रेज हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जब आईओपी रेज होता है तो आपकी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और वेन ऑक्लूड हो सकते हैं। फिर आ जाओ ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस पे। ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस थे कि वो आगे जा रही थी, प्री सेप्टल होता है, पोस्ट सेप्टल होता है, जॉब अभी हम ये कर रहे हैं ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, उसके बाद सब पेरियोस्टियल एब्सेस होता है, ऑर्बिटल एब्सेस होती है, अब कैनियन ऑफ पाल्सी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 3, 4 एंड 6। उसके बाद इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस होती है जिसमें मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, उसके बाद लिखने कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, ब्लाइंडनेस एंड डेथ। ठीक है, यू हैव टू मेक 3 हेडिंग्स ऑकुलर की, ऑकुलर में एक्सपोजर, केरेटोपैथी, आईओपी रेज हो गया, उसके बाद सीआर, वीओ, एओ, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ऑकुलर होगी सारी, ऑर्बिटल होगी। ऑर्बिटल में क्या हुआ कि इन्फेक्शन फैले जा रही है, सब पेरियोस्टियल एब्सेस होगी, ऑर्बिटल एब्सेस होगी, कैनियन ऑफ पाल्सी होगी। फिर आ गई क्रेनियल, क्रेनियल में क्या हुआ, मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस एंड देन डेथ। शुरू में ऐसे नहीं लिखना डेथ और ब्लाइंडनेस, इज जस्ट एन इन्फेक्शन, जस्ट ट्रीट द इन्फेक्शन, द पर्सन इज नॉट गोइंग टू डाई इफ यू ट्रीट इट। आगे है अ 60-year-old फार्मर, फार्मर है, ठीक है। A 60-year-old farmer presents with slowly growing nodule in the lower lid for last few years से कर रहा है। On examination, there is ulcerative nodule measuring 4 mm diameter, central ulcer, rolled margin. What is the most probable diagnosis? शाबाश। बीसीसी के उसके बाद what are the बीसीसी के रिस्क फैक्टर क्या है इस पर्सन में, रिस्क फैक्टर्स क्या है किसी को बीसीसी हो जाए, क्या रिस्क फैक्टर है। फार्मर है, सनलाइट है, एक्सपोजर सन से होता है ये, नहीं, इट्स नॉट ड्यू टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हैज नथिंग टू डू विद इट। सन एक्सपोजर, सन एक्सपोजर, फार्मर है बाहर काम करते, सन एक्सपोजर, सन एक्सपोजर कॉजेस बीसीसी, और इसकी लोकेशन भी लोअर। अच्छा ये टॉपिक हमने नहीं किया, आई एम गोइंग टू टीच दिस टॉपिक, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस, मॉर्फोलॉजिकली क्या इसकी फॉर्म्स एंड हाउ विल यू ट्रीट बीसीसी, ये इसको पढ़ लेते हैं आज।
ये फॉर्म्स है हमारी नोड्यूलर अल्सरेटिव, जिसको आप रोडेंट भी कहते हो। ठीक है, लोअर आईलिड पे मोस्ट कॉमन, ये देखो रोल्ड मार्जिन है, अल्सरेटिव है और फिर स्क्लेरोजिंग है। 3 हो गई इसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, ये याद करनी है। उसके बाद ये थे इसमें, ये कॉमन मेलिग्नेंसी है 90%। उसके बाद लोअर लिड पे होती है, मिडिल कैंथस पे हो सकती है, अपर लिड पे होती है, इस तरह से है इसकी। स्लोली ग्रोइंग है, लोकली इन्वेजिव है, लेकिन मेटास्टाइज नहीं करती। कई ईयर से हिस्ट्री में लिखा हुआ था, कई ईयर से उसका है। लोकली गंदी हो जाती है, सारा ट्यूमर वगैरह बन रहा है, सारा का सारा वो अल्सरेशन और चीजें स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन उसने आपकी बॉडी में इन्वेड नहीं किया हुआ। The tumor is located near the medial canthus, is more prone to invade the orbit. It arises from basal layer epidermis, MCQ भी आता है ये, कौन सी layer of skin involve करती है? It involves basal layer of epidermis. उसके बाद risk factor है increasing age, sun exposure, agriculture था, farmer है, 60 year, he had 2 risk factors. अब ट्रीटमेंट ऑप्शन है, आप सिंपल उसकी सर्जरी कर दो, उनको एक्सरसाइज कर दो ट्यूमर मार्जिन को, ठीक है, और रिमूव कर दो। क्रायोथेरेपी है, सिर्फ नेम्स लिखने हैं इनके। रेडियोथेरेपी है, हमारे पास लेजर थेरेपी है, कीमो कर सकते हो, अगर रिकरेंट है तो मेडिसिन खिलानी पड़ेगी, और हमारे पास 5% क्रीम है, इमिक्विमोड, ठीक है। इसका साइटोटॉक्सिक इफेक्ट है, इट इज सुपरफिशियल बीसीसी पे 5 टाइम्स पर वीक अप्लाई करना है फॉर 6 to 12 वीक्स। अब हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन है? सर्जरी है, क्रायो है, रेडिएशन, लेजर, कीमो, इन टॉपिकल, इमिक्विमोड 5% क्रीम। आगे आ जाओ। A 3-year-old child presents with inward deviation of mostly the right eye since birth. On examination, 45 degrees esotropia on Hirschberg. Horizontal movements he found to have cross fixation. What is the most likely diagnosis? क्या diagnosis है इस patient का? Draw करो और बताओ। ये देखो आईज ड्रॉ कर लेते हैं। राइट आई जो है उसने लिख दिया इजोट्रोपिया है, हर्षबर्ग पे, सिंस बर्थ है। सिंपल लिखना है कंजेनिटल इजोट्रोपिया। व्हाई इज इट दिस हार्ड? कंजेनिटल इजोट्रोपिया, इजो मैनिफेस्ट क्विंट है, हर्षबर्ग हमेशा हम मैनिफेस्ट क्विंट के लिए करते हैं। सिंस बर्थ की हिस्ट्री आ गई। एसेंशियल स्टेप्स फॉर द असेसमेंट, असेसमेंट शुरू कैसे करते हैं हम स्क्विंट की? हम हमेशा स्क्विंट की असेसमेंट करने के लिए सबसे पहले विजुअल एक्यूटी चेक करते हैं, फिर हम एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स चेक करते हैं। विजुअल एक्यूटी लिखना है, क्योंकि विजुअल एक्यूटी ट्रीट कर दोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इजोट्रोपिया में कौन सी वाली विजुअल एक्यूटी की डिफेक्ट आएगा? कौन सी रिफ्रैक्टिव एरर होगी इजोट्रोपिया में? हाइपरोपिया होगा। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल मूवमेंट चेक करनी, इसलिए चेक करनी है क्योंकि हमें देखना कोई पैरालिसिस तो नहीं है। शाबाश। साइक्लोपीजिक रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन चिल्ड्रन। AC ओवर A रेशो देखो, इसका ज्यादा होगा, 3:1 से ज्यादा होगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? कवर एंड कवर टेस्ट करेंगे, देन वी विल डू हर्षबर्ग टेस्ट। हर्षबर्ग के बाद हम प्रिज्म टेस्ट करेंगे फॉर एक्यूरेट डिग्री कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, सर्जिकल मैनेजमेंट कैन बी, व्हाट सर्जिकल मैनेजमेंट कैन बी डन, इसका 2 मार्क्स का है। वो आपसे पूछ रहा है एग्जैक्ट, मुझे रिसेक्शन मसल के नाम बताओ। उसने आपसे बाकी ऑप्शन नहीं पूछे, उसने सर्जिकल मैनेजमेंट डायरेक्ट पूछ लिया है। मार्क्स नहीं देंगे वो आपको अगर आप कौन सा मसल रिसेक्ट करना है, रिसेक्ट करना है, सारा लिखो, बताओ मुझे। खान साहब, मेडॉक्स जो था वो हिडन स्क्विंट में करना था, मार्क्स नहीं कटवाओ। यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स इफ यू राइट मेडॉक्स रॉड हेयर। इट वॉज इन हिडन स्क्विंट, ये मैनिफेस्ट स्क्विंट है, इसमें मेडॉक्स क्यों करना है आपने रॉड?
अब मुझे बताओ इसका सर्जरी की ट्रीटमेंट क्या करनी है, कैलकुलेट करो। आई जो है इधर को गई हुई है नोज की तरफ, ये हो गया आपका मीडियल रेक्टस। मैं भी कैलकुलेट कर रही हूँ एंड आप लोग भी कैलकुलेट करो क्या चीज को करना है। लेटरल रेक्टस, आई वांट टू डिसेक्ट लेटरल रेक्टस एंड रिसेस मीडियल रेक्टस। मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब बताओ क्या करेंगे। अब हम क्या करते हैं, लेटरल रेक्टस को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं क्योंकि अंदर की तरफ गई हुई, हम उसको कहते हैं बाहर ले आए। लेटरल रेक्टस को रिसेक्ट करना है, मीडियल रेक्टस को रिसेस करना है। ठीक है, लेटरल रेक्टस मैं आगे लिख रही हूँ स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं आप, रिसेक्ट करते हैं। और जस्ट रिसेक्ट नहीं लिखते ना, रिसेक्ट में पूरा लिखना है क्या, उसको काट के रीअटैच करते हैं पोजीशन पे टू गिव स्ट्रेंथ। मीडियल रेक्टस को वीक करना है, उसमें रिसेशन करते हैं, वीक। काट के कहाँ लगा देते हैं, इक्वेटर पे, बिकॉज वी वांट इट टू बी वीक। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, ये कंजेनिटल इजोट्रोपिया ऑफ द राइट आई। जो ये डायग्नोसिस लिखेगा उसको 1 आउट ऑफ 1 मिलेगा। कुछ बच्चे लिख देंगे इजोट्रोपिया, दे वोंट राइट, उसके 0.5 काटो। जो राइट आई का नहीं लिखता उसके भी 0.5 कटने चाहिए। आगे देखो, a 12-year-old boy was hit in the right eye with a wooden stick 3 weeks back। हिस्ट्री 3 weeks बैक ट्रॉमा की हिस्ट्री है ये। He has presented with reduced vision in the eye। अब आपके पास reduced vision के पास आते हैं, 3 वीक पहले चोट लगी थी। On examination no fundal glow। No fundal glow का क्या मतलब होता है, नो फंडल ग्लो का क्या मतलब होता है। नो फंडल का मतलब, नॉर्मल फंडल ग्लो रेड होती है, अब कुछ नजर ही नहीं आ रहा। व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डायग्नोसिस तो पूछा ही नहीं अभी तक उसने। डीडीज बताओ। 4 डीडीज लिखोगे तो यू विल गेट 2 मार्क्स। 4 डीडीज रिक्वायर्ड। शाबाश। एक पहले लिखोगे ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट, सेकंड लिखोगे could be corneal opacity, good आंसर। एक हो गया ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट, सी लिख रही है कॉर्नियल ओपेसिटी के लिए, सी ओ कॉर्नियल ओपेसिटी। और विट्रस हैमरेज ठीक हो गया, एंड ऑप्थेल्माइटिस ठीक हो गया। एक मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आरडी में रेटिनल डिटैचमेंट आफ्टर ट्रॉमा में भी वाइट रिफ्लेक्स आता है। वाइट रिफ्लेक्स क्या है, ल्यूकोकोरिया, ल्यूकोकोरिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है। डेफिनेटिव डायग्नोसिस क्या है इसका और कैसे बनाया। डेफिनेटिव डायग्नोसिस क्या है, डेफिनेटिव डायग्नोसिस, ये तो बहुत सारी डीडीज मैंने लिख दी है एंड आई गॉट लाइक फुल मार्क्स 2 आउट ऑफ 2। ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट ऑफ द राइट आई इज डेफिनेटिव आंसर। ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट, अच्छा ये देखो ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट इसका डेफिनेटिव डायग्नोसिस है। ऑफ द राइट आई, विट्रस हैमरेज है हमारे पास डीडी में, रेटिनल डिटैचमेंट है, एंड ऑप्थेल्माइटिस है, कॉर्नियल ओपेसिटी भी लिख सकते हो, वो भी बिल्कुल ठीक है। हाँ तो कर्टन अपीयरेंस तो पेशेंट आके बताता है ना, इसमें तो वो कह रहा है कि आपको व्हाइट रिफ्लेक्स आ रहा है। कर्टन अपीयरेंस वगैरह तो पेशेंट आके बताता है, पेशेंट आके आप सिर्फ ट्रॉमा की हिस्ट्री दे रहा है और वो कह रहा है अब व्हाइट नजर आ रहा है। तो इट कुड बी ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट, विट्रस हैमरेजेस, ठीक है, नॉट मैसिव वन। अब फाइनल डायग्नोसिस जो है ना वो कैटरेक्ट होगा, क्योंकि 3 हफ्ते लगे। अगर रेटिनल डिटैचमेंट हुई होती तो उसी वक्त हो जाती, विट्रस हैमरेज की वजह से अगर व्हाइट होता तो वो उसी वक्त हो जाता।
ठीक है, इतना टाइम ना लगता उसको, इतना टाइम लगा है, इसका मतलब है कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है, ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट। किसी को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन? यस, एंडोप्थेल्माइटिस में इन्फेक्शन होती। अब बताओ इसमें किसी को कंफ्यूजन? सब एग्री करते हैं कि ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट है कि कोई और चीज है? अच्छा, एक स्टूडेंट ने मुझसे आर्ग्यू किया कि वो कहती है कि ये विट्रस हैमरेज लिखूंगी मैं इसका आंसर, या पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट। देखो, मैसिव विट्रस हैमरेज से आफ्टर ट्रॉमा बिल्कुल हो सकता है, और उससे आपका वाइट रिफ्लेक्स भी आता है, लेकिन 3 हफ्ते तक ट्रॉमा के बाद आना का मतलब है कैटरेक्ट हुआ है उसको, 3 हफ्ते बाद आई है। अगर उसको चोट लगती उसी वक्त उसको मैसिव विट्रस हैमरेज होता, पीवीडी होती उसी वक्त होता, 3 हफ्ते का वेट नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ से ये 3 वीक्स का काम जो लिखा हुआ है ना, इससे साफ साफ क्लियर हो जाता है कि भाई 3 वीक्स के बाद आता है आपके पास ट्रोमेटिक कैटरेक्ट है ये। आगे आ जाओ। 45-year-old female was operated for pituitary adenoma. She complains of decreased visual acuity in both eyes. On examination, her vision is counting finger in the right eye, hand movement in the left eye. Visual field defect क्या होता है pituitary adenoma में? No fundal glow means के ल्यूकोकोरिया है, व्हाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स है। नॉर्मल फंडल ग्लो किस लिए होती है? नीचे कोराइड लेयर होती है, वो रेड या येलो कलर की रिफ्लेक्ट बैक होती है। नो फंडल ग्लो मींस अब व्हाइट रिफ्लेक्स है, ल्यूकोकोरिया। अच्छा, इसमें व्हाट फील्ड इज कॉमन इन पिट्यूटरी एडिनोमा? ऐसा होता है, जिसको पिट्यूटरी एडिनोमा होता है ना, उसको ऐसा निकलता है बाइटेम्पोरल हेमिनोप्सिया ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व chiasm। ऐसे आंसर लिखना है पूरा। ठीक है, व्हाट क्लिनिकल टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड इन दिस पेशेंट? व्हाट क्लिनिकल टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड इन दिस पेशेंट? क्या करेंगे हम? एक पेशेंट आती है, कहती है मुझे नहीं नजर आ रहा, कैसे प्रोसीड करते हैं उसको? क्या क्लिनिकल टेस्ट कराऊं मैं? क्लिनिकल टेस्ट में आप हार्मोन इवेलुएट करा रहे हो और सीटी एमआरआई करा रहे हो क्लिनिकल टेस्ट में। विजुअल एक्यूटी चेक करेंगे और क्या करेंगे? वो तो विजुअल एक्यूटी स्नैनर चेहरा से चेक होगी। आगे शाबाश, फंडोस्कोपी करोगे और क्या करोगे? विजुअल एक्यूटी के बाद कलर विजन चेक करो। ठीक है, कलर विजन चेक करो, आरएपीडी चेक करो उसका। 45 ईयर की पेशेंट है वो। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल मूवमेंट चेक करो, फंडोस्कोपी कराओ, पेरीमीट्री कराओ। इसमें पेरीमीट्री कराओगे तो पता चलेगा कि कैसा उसका फील्ड है। बायोटेम्पोरल हेमिनोप्सिया तो हमें अब की नॉलेज से पता चल गया, मुझे पता है कि पिट्यूटरी एडेनोमा जो आप कैल्शियम तक कंप्रेस करते हैं और इस तरह से फील बनता है। आपको पेरीमीट्री कराना होगी, फंडोस्कोपी करानी होगी। ये क्लिनिकल टेस्ट है जो आप उसके ऊपर जब वो आएगी परफॉर्म करोगी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन क्या होंगी? मैं एमआरआई ब्रेन विद कंट्रास्ट कराऊंगी। ठीक है, उसमें देखूंगी कि कहाँ पर है। सीटी ब्रेन में क्या होगा? सेला टर्शिका पे एरोजन होंगी, एरोजन ऑन सेला। और फिर एंडोक्रोनोलॉजिकल इवैल्यूएशन कराने के लिए एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास भेज दूंगी। ये इन्वेस्टिगेशन और क्लिनिकल टेस्ट आर डिफरेंट थिंग्स। ये आपकी नॉलेज से क्वेश्चन आया हुआ। अच्छा, ये एक दफा नर्व लीजन्स कर लेते हैं। ये हो गई आपकी लेफ्ट विजुअल फील्ड, लेफ्ट आई और राइट आई। आपको पता है टेम्पोरल वाले फील्ड्स जो होते हैं वो क्रॉस नहीं करते, वो अनक्रॉस्ड जाते हैं। ठीक है, टेम्पोरल फील्ड्स डू नॉट क्रॉस, दे गो अनक्रॉस्ड। ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स ब्रेन में आंखों का कमरा कौन सा होता है? 17 नंबर कमरा है। ये एमसीक्यूज आते हैं, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स कौन सा है, स्टूडेंट्स डोंट नो, इतनी बेसिक चीजें भी नहीं पता होती। उसके बाद एक और बात बतानी है, जो आपका नेजल होता है ना, नेजल फाइबर्स वो क्रॉस करते हैं। अच्छा,
जो नेजल साइड होती है वो आपकी टेम्पोरल साइड को देखती है, और जो आपकी टेम्पोरल साइड होती है वो नेजल साइड्स को देखती है। अब हमारा ट्यूमर कहाँ पे था? यहाँ पे ऑप्टिक कियाज्म पे, यहाँ पे कंप्रेस कर दिया उसने। जब यहाँ पे कंप्रेस किया तो क्या हुआ? यहाँ पे क्या चीज क्रॉस कर रही थी? दोनों आंखों के नेजल क्रॉस कर रहे थे, ठीक है, और नेजल नेजल क्रॉस कर रहे थे, नेजल के ऊपर कंप्रेशन आ गया, नेजल के ऊपर कंप्रेशन आ गया। तो नेजल वाले क्या चीज देखते हैं? टेम्पोरल देखते हैं। नेजल सीज टेम्पोरल साइड, तो दोनों आंखों के टेम्पोरल विजन को क्रॉस कर दो, तो ये हो गया बाय टेम्पोरल हेमिनोप्सिया। ठीक हो गया, टेम्पोरल लॉस ऑफ विजन ऑन बोथ साइड, क्योंकि नेजल फाइबर के ऊपर ये आपका ट्यूमर पड़ा हुआ है। उसके बाद वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। अच्छा, इसको रिपीट कर दें। इसमें क्या होता है, जो आपके टेम्पोरल फाइबर्स होते हैं वो नेजल साइड को देखते हैं, और जो नेजल फाइबर होते हैं वो टेम्पोरल साइड को देखते हैं। पर्पल वाले मैंने बना दिए आपके नेजल फाइबर्स, वो आपके टेम्पोरल साइड को देखेंगे, और जो आपकी नेजल फाइबर्स हैं वो टेम्पोरल साइड को देखेंगे, और जो आपके टेम्पोरल है वो नेजल साइड को देखेंगे। जो पर्पल वाले फाइबर्स हैं वो कभी भी क्रॉस नहीं करते, वो अनक्रॉस जाते हैं। जो नेजल फाइबर्स हैं वो क्रॉस होते हैं, ठीक है। अब जब ऑप्टिक कियाज्म पे पिट्यूटरी एडेनोमा कहाँ ग्रो करते हैं? ऑप्टिक कियाज्म में, वहां पे क्रॉस कर रहे होते हैं नेजल फाइबर्स। तो नेजल फाइबर टेम्पोरल को देखते हैं, दोनों आंखों के टेम्पोरल का लॉस हो गया, तो ये हो गया बायटेम्पोरल हेमिनोप्सिया। बायटेम्पोरल का मतलब है दोनों आंखों के टेम्पोरल फील्ड का लॉस हो गया। बायटेम्पोरल मींस दोनों आंखों के टेम्पोरल फील्ड का लॉस हो गया। दोनों आंखों के टेम्पोरल फील्ड का क्यों लॉस हुआ? क्योंकि नेजल फाइबर जहाँ पे क्रॉस कर रहे थे वहां पे ट्यूमर आ गया, हमने बंद कर दिए नेजल फाइबर्स को, और नेजल फाइबर्स हमें टेम्पोरल साइड दिखाते हैं। आगे देखो, 55-year-old man presents with fleshy red fibrovascular growth encroaching on cornea from nasal side in the exposed palpebral conjunctiva। क्या है इसका आंसर? क्या इटियोलॉजी होती है ट्रीजियम की? किन लोगों को ट्रीजियम होता है? अच्छा मुझे बताओ, ये जो पार्ट बी है इसमें लिखना क्या है? What do we have to write in part B? Can somebody tell me what do we have to write in part B? ठीक है, पार्ट बी में कॉजेस लिखनी है, ये लिखना है पार्ट बी में, कॉजेस विद एक्सप्लेनेशन, कॉजेस विद वन लाइन एक्सप्लेनेशन। जो ड्राइंग हो जाती है, जो लोग लॉन्गर टर्म में सनी एरियाज में, सैंडी एरियाज में रहते हैं या काम करते हैं, वहां पे इंटरपैल्पेब्रल टेयर फिल्म ड्राई हो जाती है ड्यू टू हॉट क्लाइमेट। उसके बाद सनलाइट क्या करती है? ऑफ कॉर्नियल एपिथेलियम को डैमेज करती है, उसकी वजह से ये ग्रोथ हो जाती है। It's a degenerative condition of conjunctiva in which there is triangular fibrovascular connective tissue overgrowth from conjunctiva to cornea, drying of tear film, and then there is damage by UV to corneal epithelium. ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास? क्योंकि ये हॉट सनी सैंडी एरिया में होते हैं, तो पहले तो आप इसे करो, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर दो, उसको टेयर्स प्लस दे दो, आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट ड्रॉप्स दे दो, ठीक है। उससे कहो सनलाइट से बचे, सन ग्लासेस दे दो।
अगर फिर भी उसकी आपके विजुअल ऑप्टिकल एक्सिस में विजुअल एक्सिस में आ रही है, तो फिर आप क्या करोगे, सिंपल एक्सरसाइज करके विद माइटोमाइसिन सी दे दोगे। माइटोमाइसिन सी क्यों देते हैं? इट्स एंटी कैंसर ड्रग। एक्सरसाइज प्लस MMC, माइटोमाइसिन सी, ये हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, एक्सटेंशन करके विद माइटोमाइसिन सी, बिकॉज वी डू नॉट वांट इट टू रीअकर। दूसरा हमारे पास है एक एक्सरसाइज हम यूजुअली करते हैं, रेडिएशन लगा सकते हो आप उसको, ठीक है, या कंजक्टाइवा से उसको हटा के अगर बड़ा है तो कंजक्टाइवा का ऑटोग्राफ कर सकते हो, या एमनियोटिक मेम्ब्रेन, जो बेबीज पैदा होते हैं उनकी जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन का वो वाला ग्राफ ट्रांसप्लांट कर सकते हो अगर बहुत बड़ा PGM है तो। A 75-year-old male presents with right-sided facial lesion along with periocular pain। एक तो उसको लीजन है स्किन का और पेरीऑकुलर पेन हो रही है लास्ट 4 डेज से। यू आर सस्पेक्टिंग HCO, herpes zoster ophthalmicus, राइट डाउन अदर क्लिनिकल फीचर। अब उसने स्किन के फीचर लिख दिए हैं, प्लीज डू नॉट रिपीट स्किन फीचर्स और स्किन लीजन्स, अदर फीचर वो कह रहा है, and write down the treatment plan in this case। HCO, ये देखो, ये ओल्ड पर्सन हैविंग HCO, इसका स्किन लीजन उसने लिख दिया है, उसने पेन भी लिख दिया। अब आप लिखोगे कॉर्निया पे क्या होगा। HCO कॉज क्या करता है? एपिथेलियल केराटाइटिस होगा। उसने स्किन लीजन मेंशन कर दिया है। नूर, मैंने अवॉइड किया, आई थॉट कि आप बस नहीं लिखना, उसने स्किन लीजन मेंशन कर दिया था। ठीक है, यस देयर विल बी डिक्रीज कॉर्नियल सेंसिटिविटी, गुड पॉइंट। ऐसे उसने लिख दिया कि यार मेरे पे रैश हुआ पड़ा है और पेन हो रही है, तो मुझे लगा कि अब बस स्किन लीजन की बात नहीं करते, ऑकुलर लीजन की बात कर लेते हैं, न्यूरोलॉजिकल लीजन की बात कर लेते हैं। प्लीज डू नॉट मेंशन स्किन लीजन, एरिथीमा, नो, राइट, के केराटाइटिस होगा, रिड्यूस कॉर्नियल सेंसिटिविटी, कंजक्टिवाइटिस, एपिस्क्लेराइटिस, सेकेंडरी ग्लोकोमा हो सकता है, साथ में यूरियाइटिस हो सकता है विद केपीस, केरेटिक प्रेसिपिटेट्स, न्यूरोलॉजिकल लीजन्स, ऑप्टिक न्यूराइटिस, कैनो 3 की पालसी हो सकती है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? भाई अभी तो कराए हैं कि आपने ड्रॉप्स देने एंटीवायरल के, वही फॉर्मूला फॉलो किया करो ना, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, कंट्रोल ऑफ पेन, एंटीवायरल्स दो, एसाइक्लोवीर दो, ठीक हो गया। सुपर एडेड हमेशा एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देनी होते हैं एंटीवायरल में, अभी लिखवाए हैं वही सेम छापना है इधर भी। उसके बाद कंट्रोल ऑफ पेन के लिए आई ऑलवेज रिकमेंड 1% एट्रोपिन, ठीक हो गया। उसके बाद साथ ओरल ट्रीटमेंट भी दो, ओरल एंटीवायरल्स, ठीक हो गया, ओरल एंटीवायरल्स। और HCV में स्टेरॉइड्स भी देते हैं। बाकी हमेशा always follow the rule in keratitis, you always start with control of pain, control of infection, then control of pain, and then any complications। आगे देखो, 30-year-old patient presents with sudden painless loss in one eye after detailed clinical assessment, diagnosis of RRD। RRD क्या होता है? रेगमेटोजेनिस का क्या मतलब होता है? रेगमा क्या चीज है? Right is risk factor and the right steps of treatment। रेगमा का मतलब होता है होल, regoma means hole। I can locate the hole, if I can locate the hole on split lamp
और फंडोस्कोपी इट मींस इट्स पिगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट। और दूसरी दो टाइप्स कौन सी होती है, नॉन नॉन रेगमा वाली कौन सी टाइप्स होती हैं? नॉन रेगमा वाली कौन सी टाइप्स होती हैं? फ्रैक्शनल एंड एक्सुडेटिव। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स लिखवाने हैं। RRD के रिस्क फैक्टर्स लिखते हैं। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये? RRD के रिस्क फैक्टर्स वाला 2 मार्क्स का है। 4 रिस्क फैक्टर्स लिखो। कौन सी रिफ्रैक्टिव एरर में RRD होता है? कौन सी रिफ्रैक्टिव एरर में RRD होता है? शाबाश, मायोप्स में। MCQs में भी आता है। एक रिस्क फैक्टर तो मायोपिया हो गया। हमेशा ट्रॉमा की वजह से रेटिनल डिटैचमेंट होती है, ट्रॉमा भी लिख दो। ठीक है, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट है एक इसका रिस्क फैक्टर, और एक है एफेकिया। पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट, ट्रॉमा, मायोपिया, एफेकिया। मायोपिया का तो पूछते हैं, इट कम्स इन MCQs। कौन सी रिफ्रैक्टिव एरर कॉजेस RRD? इट्स मायोपिया। अब इसके लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। कोई भी रेटिनल डिटैचमेंट है उसके प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? क्या स्टेप्स होते हैं या क्या प्रिंसिपल होता है? प्रिंसिपल्स एंड स्टेप्स क्या होते हैं? 3 मार्क्स के। पहले पहले तो भैया आप लोकलाइज कर लो कि है किधर, टूटा किस जगह से है, वो लोकलाइज कर लो। फिर आप क्या करो, बीच में जो फ्लूइड आया हुआ है SRF आ गया, उसको ड्रेन करा दो, निकालो उसको। फिर इसी तरह से आप क्या करो, उनको उस ब्रेक को सील करो। हमारे पास सील करने के लिए है, जला के सील करो या ठंडा करके, लेजर फोटोकोagulation करो या क्रायो फोटोकोagulation करो। और उसके बाद उसको हमेशा के लिए जोड़ के रखने के लिए बकल लगा दो। ठीक हो गया? ये गैस डाल दो, बकल और गैस। पहले आपने लोकलाइज कर लिया, SRF को ड्रेन कर लिया, फिर हम इंफ्लेमेशन इंड्यूस करेंगे हॉट मेथड से, लेजर से और कोल्ड क्रायो से। उसके बाद हमेशा के लिए जोड़ के रखने के लिए मुझे उसके ऊपर बकल लगा के रखना होगा, या न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी करनी होगी, सिलिकॉन ऑयल डाल के रखना होगा ताकि वो जुड़े रहें। है विस्को इलास्टिक फ्लूइड डालना होगा? खान साहब, आपकी हमारी जो आईज होती है वो विस्को इलास्टिक फ्लूइड 1 मिनट बर्दाश्त बड़ी मुश्किल से करती है। इतने एलर्जिक रिएक्शन, इतनी रेडनेस होती है, हमने इसमें विस्को इलास्टिक फ्लूइड नहीं डालना, हमने इसमें एक्सपेंडिंग गैस डालनी है, सिलिकॉन ऑयल डालना है। यस, गैस बबल और चीजें। बट विस्को इलास्टिक फ्लूइड हमारी आंख बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो हम कैटरेक्ट सर्जरी में डालते हैं इंटीरियर चैम्बर को फॉर्म करने के लिए। इधर हम सिलिकॉन ऑयल डालते हैं, सिलिकॉन ऑयल डालते हैं, या फिर हम नॉन रिएक्टिव एक्सपेंडिंग गैसेस डालते हैं जैसे SF6, C2F6, C3F8। यस, गैसेस इन सिलिकॉन ऑयल, नॉट विस्कोइलास्टिक फ्लूइड, नॉट एट ऑल। वो हम थोड़ी देर के लिए डालते हैं कैटरेक्ट सर्जरी के लिए, 2-3 मिनट के लिए, फौरन निकाल देते हैं। आगे देखो, 20-year-old patient presents with gradual painless visual loss in both eyes since childhood। painless visual loss हो जा रहा है, 20 साल का है। When I was teaching retinitis pigmentosa, बहुत सारे लोगों ने बताया था कि वो बचपन में प्रेजेंट करेगा, वो बुढ़ापे में प्रेजेंट करेगा, कब प्रेजेंट करता है वो? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था। देखो इसने 20 ईयर का लिखा है, ग्रेजुअली उसका हो रहा है सिंस चाइल्डहुड। क्या इसका इनहेरिटेंस पैटर्न है RP का? इनहेरिटेंस पैटर्न बताओ RP का। RP का autosomal recessive is the most common inheritance pattern, cousin marriages। तो बचपन से इसका लॉस हो रहा है, डायग्नोसिस उसने खुद बता दिया। साइंस क्या देखते हो? साइंस आप क्या देखते हो इन पेशेंट में? What are the signs you see in a patient with
सिंपल है यार, विजुअल एक्यूटी जो हो रही होगी वो रिड्यूस हो रही होगी, इनका कलर विजन भी डिफेक्टिव होगा। ठीक हो गया, कलर विजन भी डिफेक्टिव होगा, कंट्रास्ट कंट्रास्ट खराब होंगे। और उसके बाद जब आप फंडोस्कोपी करोगे तो ट्राइड मिलेगा 3 चीजों का। ठीक है, यू विल फाइंड अ ट्राइड ऑफ 3 थिंग्स। आई प्लेस दिस पिक्चर फॉर यू टू मेमोराइज इट। इनके फंडस में क्या हो रही होंगी, नैरो रेटिनल वेसल्स होंगी, इसकी देखो इतनी थ्रेड लाइक है, इतनी नैरो है। पेल वेक्सी डिस्क होगी, पेल वेक्सी डिस्क, बिकॉज ऑप्टिक डिस्क हैज बीन एट्रोपिंग, इट्स डाइंग। और क्या होगा, सिंस जब उनको आरपीई को, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम को, जब आप सप्लाई कट कर दिया आपने, वो टूट फूट के गिरेगी, तो देखा है सारे ये बोनी स्पिक्यूल्स। 3 चीजें लिखनी है आपने, नैरो रेटिनल वेसल्स, पेल yellow waxy appearance of the optic disc due to optic nerve atrophy। 3 RPE की डेथ हो रही है, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से टूट टूट के गिरी और बोनी स्पिक्यूल्स की अपीयरेंस आ रही है। इसी तरह से लिखना है। अब ट्रीटमेंट क्या करना है, अच्छा इसने क्वेश्चन दिया हुआ स्टेप, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट। जिसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं, हम स्टेप्स किधर से लिखते हैं। ट्रीटमेंट मुझे बताओ स्टेप्स। पहला स्टेप है, प्लीज आप उनको काउंसिल कर दें कि आपने अपने कजन्स में शादी नहीं करनी है, योर चिल्ड्रन विल आल्सो हैव इट एंड इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। व्हाट यू कैन डू इज आप सनग्लासेस पहन लें, आप विटामिन ए के सप्लीमेंट दे देते हैं। दूसरा, हम आपको क्या करते हैं, लो विजन एड देते हैं। लो विजन एड का क्या मतलब होता है, क्या चीज है लो विजन एड? लो विजन एड क्या है? एक, आपने इनको काउंसिल किया, अच्छा सा जेनेटिक काउंसलिंग काउंसिल कर दिया, यू गेव विटामिन, विटामिन ए, सनलाइट का भी समझा दिया कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वी आर वेरी सॉरी। अब मुझे लो विजन एड समझा दो क्या चीज होती है। एक तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस होती है, दूसरा हम इसको स्टिक। ठीक है, जो लो विजन एड होते हैं, लो विजन एड का मतलब है जिनको कम नजर आते हैं, उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उनके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास दे सकते हैं। दूसरी बात है, उनको स्टिक दे सकते हैं। आप उसको बता दो कि इवेंचुअली यू विल गो ब्लाइंड, सो उसको स्टिक्स, ऑकुलर होते हैं और नॉन ऑकुलर। ठीक है, तो इसमें स्टिक्स वगैरह भी होती है लो विजन एड से लगा, उसको लो विजन एड के लिए। लो विजन एड ये हर ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में होती है, वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर वो असेस करते हैं कि किसको देने हैं लो विजन एड। आगे देखो, 20-year-old patient presents with palpitation with enlarged thyroid gland for few months, सब कुछ लिख लिया। Now he is concerned about progressive protrusion of both eyes, right DD, right DD of proptosis, in definitive diagnosis and describe various ocular signs। क्या रेटिनोब्लास्टोमा बच्चों की है, 20 years old में कौन सा रेटिनोब्लास्टोमा होता है? रेटिनोब्लास्टोमा 2 to 4 years ऑफ एज में होता है। प्लीज डोंट राइट ऐसे डायग्नोसिस और ऐसे डीडी जिससे 0 मार्क्स आए। द एग्जामिनर विल थिंक कि आपको रेटिनोब्लास्टोमा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कि वो बच्चों का ट्यूमर है। 20 साल में कौन सा रेटिनोब्लास्टोमा होता है? डेफिनेटिव तो हमें पता है, थायराइड ऑर्बिटोपैथी है। टेल मी डीडी ऑफ बायलेटरल प्रोप्टोसिस। इससे बेहतर ऑर्बिटल सेलुलाइटिस लिख दो, इट मेक्स सेंस। रेटिनोब्लास्टोमा डीडी में लिख रहे हैं 20-year-old पेशेंट के। आई कैंट बिलीव। डीडी ऑफ बायलेटरल प्रोप्टोसिस हो गया, थायराइड ऑर्बिटोपैथी, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, ये आपके 4 डीडी आ गए। ठीक है, दिस इज हाउ यू स्कोर बेटर मार्क्स, जब आप बायलेटरल प्रोप्टोसिस की डीडी लिख दो। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस लिख दो, बेशक वो बिल्कुल ठीक है, 20-year-old में हो सकता है, कैन बी बायलेटरल टू, कोई मसला नहीं है। इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिलेटरल। ठीक है, थायराइड ऑर्बिटोपैथी ये डेफिनेटिव डायग्नोसिस है, ये आपका डायग्नोसिस है।
लिम्फोमा, लुकीमिया, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। उसके बाद उसने लिखा हुआ है ऑकुलर साइन एक्सप्लेन करो, एक लाइन की एक्सप्लेनेशन लिखनी है। डेलरेम्पल साइन जिसमें आपको स्क्लेरा नजर आते हैं, जॉफ्री साइन में विंकलिंग नहीं होती, स्टेलवेग है, मोबियस है, वॉन जिराफ साइन था, लिड लैग, लिड रिट्रैक्शन। यस, मेनिंजियोमा भी ठीक है बिल्कुल। अगर देखो a 20-year-old patient complains of painless swelling on the left upper eyelid for last 3 months, एक तो ना पेन हो रही है और लेफ्ट अपर आईलिड पे है। The size of the swelling is increasing over few weeks. He has noticed blurring of vision in the left eye. What is the differential diagnosis and how will you manage this case? क्या है इसका डायग्नोसिस? क्वेश्चन 6 का। डीडी बताओ, डीडी उसने पूछा। एक हो गया क्लेजियन, एक हो गया स्टाई, और क्या डीडीज है? अच्छा, अपर आईलिड पे टेम्पोरल ग्लैंड, हमारी जो लैक्रिमल ग्लैंड थे टेम्पोरल साइड पे, उनकी कोई चीज हो सकती है? सेबेशियस ग्लैंड का हो सकता है एडिनोमा, सेबेशियस ग्लैंड का कार्सिनोमा हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है, पेनलेस स्वेलिंग फॉर सम मंथ्स, पेनलेस है। ठीक है, जो स्टाइल लिख रहा है वो भी बिल्कुल ठीक आंसर है, स्टाइल इज आल्सो वन ऑफ द डीडी। बाकी सेबेशियस ग्लैंड का एडिनोमा, कार्सिनोमा, फंगल इन्फेक्शन, वो भी पेनलेस ही होती है, अनलेस उसके ऊपर सुपरएडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, यूजुअली पेनलेस होती है। Now how will you manage this case? मैनेज कैसे करते हैं क्लेजियन को? मैनेजमेंट क्या चीज है? शाबाश। पहले लिखें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, उसमें आप कंप्रेस करो उसको, ठीक है, ड्रॉप्स लिख दो। उसके बाद मेडिकल में हम क्या करते हैं, ट्राइमेसिलोन एसीटोनाइट देते हैं, इंजेक्शन इसका 0.1 to 0.2 ml। अगर फिर भी रिजॉल्व नहीं होता तो हम सर्जरी पे जाते हैं, जिसमें क्लेजियन क्लैंप लगा के इसको स्कूप आउट करते हैं, और आफ्टर पोस्ट ऑप उसको एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं क्यूआईडी में फॉर 1 वीक। और ये कंजर्वेटिव है, हमारे पास मेडिकल ऑप्शन है और सर्जिकल है। कंजर्वेटिव में आप हॉट कंप्रेसर दे दो, सिर्फ स्टेरॉइड ड्रॉप्स और एंटीबायोटिक ड्रॉप्स दे दो। फिर मेडिकल में आप क्या करोगे, उसको इंजेक्शन लगाओगे कंजक्टिवा पे, ट्राइमेसिनोन एसीटोनाइट का स्टेरॉइड इंजेक्शन, फिर भी और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दोगे, फिर भी रिजॉल्व नहीं होता तो फिर आप सर्जरी की तरफ जाओगे। इसका बेस्ट या फिर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है क्लेजियन का? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है क्लेजियन का? नहीं, नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है क्लेजियन का? सब आंसर करो, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ क्लेजियन। सर्जरी है इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अच्छा, उसके बाद है 70-year-old फीमेल प्रेजेंटेड विद सडन ऑनसेट ऑफ डिप्लोपिया। 70-year-old clinical examination diagnosis of unilateral abducens nerve palsy. What type of deviation? इतना आसान है, सडन होता है। टाइप ऑफ डेविएशन क्या है? पैरालिटिक स्क्विंट है बस, पैरालिटिक स्क्विंट ड्यू टू पेन ऑफ 6 palsy। How will you investigate? Write down treatment options. How will you investigate?
कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं? दोबारा विजुअल एक्टिविटी करते हैं हम, एक्स्ट्राओकुलर मसल मूवमेंट चेक करते हैं, हर्शबर्ग करते हैं, ठीक है, वी डू अ कवर टेस्ट, वी यूज प्रिज्म्स टू असेस, वी यूज डिप्लोपिया चार्टिंग। डायग्नोसिस कैसे बनाया? उसने खुद लिख दिया डिप्लोपिया है, 70 ईयर ओल्ड है और एब्ड्यूसर नर्व पाल्सी है। जब एब्ड्यूसर नर्व पाल्सी हो गई तो पैरालिटिक स्क्विंट ही हो गया। कल किया है ये टॉपिक, अगर आपको नहीं समझ आता तो आप उसको री-वॉच करो, पैरालिटिक स्क्विंट वाले टॉपिक को। ठीक है, हमारे पास डिप्लोपिया चार्टिंग है, हमारे पास हेल्थ स्क्रीन है, उन सबको यूज करके हम डायग्नोसिस पे पहुंच जाएंगे। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं ये, डिप्लोपिया को ट्रीट करो। क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है डिप्लोपिया के लिए हमारे पास? A person presented to you with diplopia, what are the treatment options? And you found out that there is nerve palsy. क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं डिप्लोपिया को ट्रीट करने के? कल ही की है। None of you is writing any good answer. इस एज में एम्ब्लायोपिया होता है वरीशा, एम्ब्लायोपिया अंडर 8 होता है। What are you even writing? एम्ब्लायोपिया अंडर 8, अंडर 9 years में होता है। Amblyopia treatment लिखा है, 70-year-old patient does not have amblyopia. You start के पहले तो मैं प्रिज्म लगा दूंगी क्लासेस में, ठीक है क्या? नेक्स्ट यू विल गो कि जो आपकी डिप्लोपिया हो रहा है ना, डबल विजन हो रहा है, तो आप क्या करोगे? जो आई डबल विजन करा रही है उसको आप पैच कर दोगे। ठीक है, आप उसको पैच कर दोगे। दो दो नजर आ रहे, सर में दर्द होता है, इनको उल्टियां आती हैं, तो आप उस आई को पैच करा दो, रेस्ट कराओ। तीसरे ऑप्शन आप क्या करोगे? बुटेक्स है हमारे पास। फोर्थ ऑप्शन है आप सर्जरिकली उस मसल को सर्जरी, स्क्विंट सर्जरी। सो हमारे पास क्या हो गया? प्रिज्म है, पैचिंग है, बुटेक्स है और स्क्विंट की सर्जरी है। A 70-year-old patient with mature cataract has been booked for extracapsular cataract extraction. ठीक है, हम उसका ECEC कर रहे हैं। इवेल्युएट कैसे करना है? हाँ वो बता सकते हैं ओवरकम, लेकिन दैट वाज फॉर कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ट्रीटमेंट लिखना है। अब कैसे किसी को विजुअल प्रोग्नोसिस, इसका सवाल का भी पहले मुझे समझाओ, क्या लिखना है यहाँ पे, क्या मतलब है इस सवाल का? ये सप्ली का क्वेश्चन है और इट सेज कि a 70-year-old patient with mature cataract has been booked for extra cap. How would you evaluate the visual prognosis in the case? क्या मतलब है इसका क्वेश्चन? मुझे 8A का पार्ट का मीनिंग समझाओ। Because there is a technicality in this question. Visual prognosis evaluate कैसे करना है? से पहले मुझे बताओ पूछ क्या रहा है वो आपसे। असल में भैया वो ये कह रहा है कि अगर आपने कैटरेक्ट कर दिया तो इस पेशेंट में कितना रिहैब का चांस है, मैं ये जो ऑपरेशन कर भी रहा हूँ ठीक है कि नहीं। नहीं, बात को समझो। वो कह रहे हैं कि अगर आपने किसी का कैटरेक्ट ऑपरेशन करना है उससे पहले हम कुछ मैयस लेते हैं, देखते हैं कि अगर मैं कैटरेक्ट ऑपरेशन जो कि हमारा 70 से 1 लाख का हो रहा है, इसमें कोई फायदा भी होगा कैटरेक्ट निकालने का? फायदा होगा, विजुअल प्रोग्नोसिस क्या उसकी नजर बेहतर हो जाएगी? तो मैं उसके लिए इवेल्युएट करूं। ठीक है, आई लिटरली गेव स्लाइड्स फॉर दिस। ये देखो, प्री ऑप इवेल्युएशन, ये मेरी स्लाइड्स हैं, इनमें ऐसे ही कराया था। इसमें आप पहले देखो कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज, डायबिटीज है या फिर मेडिकेशन है।
फिर ऑकुलर इन्वेस्टिगेशंस करोगे, कोई इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई ब्लेफराइटिस, कोई कंजक्टिवाइटिस, कोई केराटाइटिस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्शन आगे चली जाएंगी, एंड ऑफ में चली जाएंगी, आपके इंस्ट्रूमेंट्स भी खराब हो जाएंगे। उसके बाद आईओपी मेजर करो। आईओपी इसलिए मेजर करना है क्योंकि अगर इंसिजन दोगे कैटरेक्ट का व्हाइल आईओपी इज हाई, एक्सपेंसिव हेमरेज हो जाएगा। ठीक है, और फंडस एग्जामिनेशन, फंडस एग्जामिनेशन में क्या करना है और क्यों करना है? कैन यू टेल मी फंडस एग्जामिनेशन क्यों करना है, क्या करना है प्री ऑप इवेल्युएशन में फॉर विजुअल प्रोग्नोसिस? ठीक है, रेटिना देखना है मैंने। दूसरी बात है, मैंने विट्रस भी देखना है। अगर वहां पे विट्रस हैमरेज पड़े हुए, कोई फ्लोटर है और मैं इसका कैटरेक्ट ठीक कर देती हूँ, तो पेशेंट विल कंप्लेन कि मेरे ऑपरेशन की वजह से हुआ है, लेकिन हालांकि वो पीछे पड़ा होता है। दिस इज क्लासिकल एग्जांपल। आपने देख के उसको एक्सप्लेन करना है कि आपकी फंडस की क्या हालत है, डायबिटिक रेटिनोपैथी और ये पर्दा हट रहा है, सब कुछ देखना है आपने। फिर विजुअल फंक्शन असेसमेंट करनी है, उसमें देखना है कि वो बंदे की एबिलिटी है। अगर किसी का लाइट परसेप्शन पॉजिटिव ना हो, लाइट परसेप्शन पॉजिटिव ना हो, आप उसका कैटरेक्ट करोगे? प्लीज टेल मी, लाइट परसेप्शन पॉजिटिव ना हो तो शुड वी गो अहेड विद कैटरेक्ट? आंसर, लाइट परसेप्शन नेगेटिव है। नहीं, हम नहीं करेंगे। वी वोंट कैरी आउट द ऑपरेशन। कोई फायदा ही नहीं है पैसे खर्च करने का, अपनी एक्सपर्टीज को जाया करने का, बिकॉज द पर्सन इज अनएबल टू सी। उसकी कोई विजुअल एक्विटी नहीं है, देयर इज नो विजुअल प्रोग्नोसिस। ठीक हो गया। उसके बाद कलर विजन, पीपल रिएक्शन सब असेसमेंट करना है, कंसंट्रेशन मेथड कराना है। ठीक है, अच्छा, कलर विजन, सपोज अगर आपके पास रेटिनल पिगमेंटोसा का पेशेंट आता है, रेटिना रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में देयर वाज एन एसोसिएशन कि उसमें कैटरेक्ट होगा। पेशेंट आता है आपके पास, तो आप उसका करोगे कैटरेक्ट रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का? will you do cataract operation in retinitis pigmentosa patient? Why no? Why are you refusing the patient? क्यों कर रहे हैं हम refuse? कोई फायदा ही नहीं है भाई। द पर्सन इज ऑलरेडी गोइंग ब्लाइंड और कैटरेक्ट ऑपरेट करने का कोई फायदा नहीं है। नो रिटर्न ऑफ विजन, वेरी गुड। द आंसर विल बी देयर वोंट बी। इसीलिए आपने पहले सारी ऑकुलर इन्फेक्शन, इंट्राओकुलर प्रेशर, फंडस एग्जामिनेशन, विजुअल एक्विटी, कलर विजन, प्यूपिलरी रिएक्शन जिसको मार्कस गन कहते हैं, कॉन्फ्रंटेशन टेस्ट सारा कर लेना। और इन्वेस्टिगेशन क्या करानी है? सीबीसी, ईएसआर, कंप्लीट यूरिन, ब्लड शुगर, एक्सरे चेस्ट और बी स्कैन। बी स्कैन, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से प्री ऑप इवैल्यूएशन होनी है। ये तीनों आपने लिखने हैं विद एक्सप्लेनेशन। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एनलिस्ट 4 अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। इसमें बच्चे कहते हैं हम एनेस्थीसिया के लिख देते हैं, रॉन्ग, यू विल गेट 0 मार्क्स फॉर राइटिंग एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन। अर्ली पोस्ट ऑप में ऑपरेशन की लिखनी है, एनेस्थीसिया वाली नहीं पूछी उसने। इसमें क्या हो गया? कुड बी एंडोऑप्थेल्माइटिस, कॉर्निया पे एडीमा होगा, जो वूंड पे आपने स्टिचेस लगाए हैं वो वूंड लीक करने लग जाएगा। अगर स्टिचेस सही नहीं लगाया तो पीछे से आयरिस निकलाएगा बाहर। ठीक है, और जो आप लोग विस्को इलास्टिक सब्सटेंसेस डालते हो, वीई लिख रही हूँ मैं उसको, उससे सेकेंडरी ग्लूकोमा होगा। ठीक है, ब्लड आ जाएगा इन द इंटीरियर चैम्बर, हाइपोपियन फॉर्म हो सकता है। यस, ठीक हो गया। आगे डिफरेंशिएट बिटवीन पेप्लेडीमा पेप्लाइटिस, इसमें पूरा टेबल बनाना है, लेकिन आप लोग मुझे मोटे मोटे डिफरेंसेस बताओ। आरएपीडी किस में पॉजिटिव होता है? आरएपीडी किस में पॉजिटिव होता है? पेप्लाइटिस में। कलर विजन किस में डिफेक्टिव होता है?
शाबाश। इंट्राक्रेनियल प्रेशर किस में रेज होता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर किस में रेज होता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर और क्या चीज हम असेस करते हैं? स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन भी उसी में होता है, ठीक है। स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन भी आपका क्या होगा? पेप्लिडीमा में होगा। यस, लेकिन अभी वो आपको पेप्लिडीमा पेप्लाइटिस का कह रहा है, वो तो आरएपीडी में भी होता है। बेताशा और डिजीज में आपका आरएपीडी पॉजिटिव होता है। इसका ये टेबल है, इसको इसी तरह से मेमोराइज करना है, इसी तरह से लगाना है, ठीक है। सिस्टेमिक फीचर्स जो होंगे जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से हेडेक, नॉजिया, वॉमिटिंग, वो भी पेप्लिडीमा में होंगे। और एक एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट से पेन थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक पेप्लाइटिस का फीचर। उसके बाद विजुअल एक्यूटी, कलर विजन, मार्कस गन, सारा का क्या आपका पेप्लाइटिस में पॉजिटिव होगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम भूल गए विजुअल फीड्स के बारे में लिखना है ना। इसमें एनलार्ज पेप्लिडीमा में एनलार्ज ब्लाइंड स्पॉट होता है, और पेप्लाइटिस में सेंट्रल और सेंट्रोसीकल स्कोटोमा होता है। Yes, I will send it.